नमस्कार दोस्तों, 16 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है पेगासस इंक्वायरी मस्ट रिवर्स द चिलिंग इफेक्ट। एक्चुअली में यहाँ पे मिस्टर एम श्रीधर आचार्युलु हमारी सरकार की बुराई कर रहे हैं, बट ठीक है, हम लोग हर तरीके के आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, तो सरकार की बुराई के स्पेसिफिक एलिमेंट को छोड़ के यहाँ पे पेगासस का ये जो पूरा का पूरा कांड हुआ है, इसके अंदर इंक्वायरी करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में डिस्कशंस देखेंगे। इंटरनेशनल क्या ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं पहले, इसके बारे में भी इस आर्टिकल में बात की गई है, और साथ साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक स्टैंड, इसके बारे में आर्टिकल में बात की गई, तो इन सबको यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बैट्स। मैं बोलूँगा ये आज का सबसे अच्छा आर्टिकल है। सुषमा तैश्ते जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, और उमा रामाकृष्णन जी ने भी यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट्स दिए। ये प्रोफेसर हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है भाई, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही काम करता है। तो बैट्स का हमारे इन्वायरमेंट में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, इसको हम स्पेसिफिकली इस चीज़ के बाद भूल गए हैं। जब कोविड पैंडमिक फैला तो एक थ्योरी ये है कि ये जो कोविड वायरस है ये बैटों से आया, चमगादड़ से आया, और इसके साथ साथ बहुत सारे और वायरसेस जैसे कि निपा वायरस और भी बहुत प्रकार के वायरसेस हैं, ये चमगादड़ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे चमगादड़ ना हो, हम ये इमेजिन कर रहे हैं, बट चमगादड़ों का हमारे इन्वायरमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसको यहाँ पे इस आर्टिकल में पॉइंट आउट किया जा रहा है। और उसके लिए इंडिया में क्या क्या स्टडीज़ हो रही हैं, कैसे हम लोग चमगादड़ों के जो ट्रेडिशनल डोमेन है उसमें इंटरफेयर ना करें, ये चमगादड़ कैसे वायरल शेडिंग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल को देखते हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग बात करेंगे वो है एक्सेप्शन टू द रूल। कल के ही करंट अफेयर से मैंने आपको बताया है कि 2 ऑर्डिनेंसेस के थ्रू सीबीआई का जो चीफ है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो चीफ है, इनका जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। इस 2 साल के टेन्योर को 5 साल के टेन्योर में कन्वर्ट किया जा सकता है, हर साल पे 1-1 साल का एक्सटेंशन देके। लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो 1-1 साल का एक्सटेंशन है वो सीबीआई और ईडी के चीफ की इंटरनल ऑटोनॉमी को अफेक्ट करेगा, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा सरकार के फेवर में कर देगा, सरकार के हिसाब से चलने वाले एक टॉय में बदल देगा, इनकी इंटरनल ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से छीन लेगा। तो क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, इसको देखेंगे। फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया T20 का फाइनल हुआ था दुबई में, इसको जीत गया, ओवरऑल T20 चैंपियंस बन गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कैसे पहले की टीम 1990s में वेस्ट इंडीज़ का राज चलता था क्रिकेट में, बाद में ऑस्ट्रेलिया का राज चलने लगा, अब इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड अपनी डोमिनेंस को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया फिर से फॉर्म में वापस आ रहा है। ये क्रिकेट के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल दे दिया गया है। तो इस आर्टिकल में एज सच बहुत समझाने वाला है नहीं, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की वो खुद पढ़ के समझ सकता है, तो मैं अलग से डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। डीमोनेटाइजेशन के डिबेकल को लेके, डीमोनेटाइजेशन की बुराई को लेके जाने कितने आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अलग से मैं फिर से यहाँ पे एक आर्टिकल डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, ये आर्टिकल मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, द ईयू रोल इन द इंडो पैसिफिक। देखिए, आज की डेट में पूरी दुनिया एक बाईपोलर वर्ल्ड में बदल रही है। एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ चाइना है। एक तरफ यूएसए के साइड वाले लोग हैं, दूसरी तरफ चाइना के साइड वाले लोग हैं, और चाइना के साइड में अनफॉर्चुनेटली एक कंट्री जा रही जो कि है रशिया। तो अब इस पूरी बाईपोलर वर्ल्ड में यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, कैसे यूरोपियन यूनियन यहाँ पे फिट होता है, इसके बारे में व्यू पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो विलोकित गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया। विलोकित गुप्ता का ये 7th मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक विलोकित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन स्टडी बी का 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक स्टडी बी। सुधांशु ने ज्वाइन किया है। आकाशदीप कौर ने ज्वाइन किया है। दिनेश बिश्नोई ने ज्वाइन किया है। देन ऋतिक राजा ने ज्वाइन किया है। ऋतिक राजा का ये 4th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक ऋतिक राजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। मयंक सिंह ने ज्वाइन किया है। मयंक सिंह का 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक मयंक सिंह। वाजनिक गौतम ने ज्वाइन किया है, इनका 5th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक वाजनिक गौतम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। एंड मैडी रावत ने हमको ज्वाइन किया। तो स्पेशल थैंक्स टू वाजनिक गौतम 5th मंथ एज ए मेंबर, मयंक सिंह 2nd मंथ एज ए मेंबर, ऋतिक राजा 4th मंथ एज ए मेंबर, स्टडी बी 2nd मंथ एज ए मेंबर, एंड स्पेशल वेलकम टू विलोकित गुप्ता 7th मंथ एज ए मेंबर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। जो लंबे समय से
रिकरेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल. एंड ऑल्सो वेलकम मैडी रावत, देन दिनेश बिश्नोई, आकाशदीप कौर, सुधांशु for joining the channel. Thank you so much guys and girls for joining this channel. Thank you so much for your consistent support. काफ़ी मदद मिलती है आपके ज्वाइन कर लेने भर से. चलिए शुरुआत करते हैं. पहला आर्टिकल, पेगासस इंक्वायरी मस्ट रिवर्स द चिलिंग इफेक्ट. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं. भारत सरकार के ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा है कि ये जो इजरायली सॉफ्टवेयर है पेगासस नाम का, जिसको NSO ग्रुप नाम की एक इजरायली कंपनी ने बनाया है, इस महंगे सॉफ्टवेयर को भारत की सरकार ने खरीदा और इससे अपोजिशन के लोगों के ऊपर स्नूपिंग करी, जर्नलिस्ट के ऊपर स्नूपिंग करी, जजों के ऊपर स्नूपिंग करी. मतलब इस प्रकार के लोग जो कि सरकार की ताकत को दबा सकते हैं, ओवरऑल उनके ऊपर स्नूपिंग करवाई. और ये स्नूपिंग पूरी दुनिया में हुई है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसकी स्नूपिंग की है. और अब इंडियन गवर्नमेंट ओवरऑल इस पर्टिकुलर पेगासस के यूज को लेके बहुत ज्यादा, आप कह लो कि क्लियर नहीं हो रही है. यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं रखना चाहती है. कहीं ना कहीं जब भी पेगासस को लेके सवाल उठता है तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है. ऐसा यहाँ पे M श्रीधर आचार्युलू बोल रहे हैं. उसके साथ साथ रिसेंटली पार्लियामेंट का पूरा एक सेशन तबाह हो गया. अपोजिशन ने पेगासस स्नूपिंग की डिमांड उठाई, लेकिन सरकार ने इस डिमांड को नहीं माना. कुछ इसको पेगासस स्कैंडल का नाम दे रहे हैं ऑथर का बोलना है कि जैसा वाटरगेट स्कैंडल हुआ था ना यूएस में, जिसके चलते यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को 1970 में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी, कुछ उस प्रकार का ही स्केल का है ये पेगासस स्कैंडल. और देखिए, ये जो पेगासस स्कैंडल है ना, इसको लेके प्राइवेट स्फीयर्स में भी बहुत सारे केसेस उठे हैं. जैसे कि 5 मई 2021 को रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्ट्रैंड लंदन, यहाँ पे एक केस पहुंचा. एक्चुअली में एक प्रिंसेस हैं, इन्होंने लंदन के कोर्ट में एक केस फाइल किया है. इन प्रिंसेस ने ये बोला कि इसके हस्बैंड ने इसके फ़ोन के ऊपर, इस प्रिंसेस के जो लॉयर्स थे उनके फ़ोन के ऊपर, इस प्रिंसेस के पर्सनल असिस्टेंट्स के फ़ोन के ऊपर, सिक्योरिटी के फ़ोन के ऊपर पेगासस का अटैक करवाया. और जो हस्बैंड है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक हाई प्रोफाइल रूलर है. तो मतलब कि जो अमीर टाइप के लोग हैं ना, इन्होंने भी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को खरीद के स्नूपिंग करवाई है. हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, इजराइल की सरकार का ये बोलना है और NSO ग्रुप का ये बोलना है कि इस NSO ग्रुप ने सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचे हैं. तो सरकारों को बेचे हैं तो एक इंडिविजुअल प्राइवेटली अपने बीवी के ऊपर स्नूपिंग कैसे करवा रहा है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है. अब UAE का हाई प्रोफाइल रूलर है, तो सरकार में कोई आला दर्जे का, वो वैसे भी UAE में एक प्रकार की आप कह सकते हो डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो उनके हाथ में आ गया होगा, हो सकता है. तो कुल मिला के पेगासस का यूज कितनी जगह पे गलत तरीके से हुआ है, इसके अभी भी हमें प्रॉपर तरीके से ग्रेविटी के बारे में ज्यादा अंदाजा है नहीं. और ज्यादातर सरकारों ने इसको इस्तेमाल किया है. तो जब सरकारों ने इस्तेमाल किया है तो वो उसके बारे में कभी प्रॉपर तरीके से कोई चीज रिलीज करेंगे नहीं. यूएस की बात करो तो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए यूएस NSO ग्रुप नाम की इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर चुका है. मतलब NSO ग्रुप का कोई भी प्रोडक्ट अब यूएस में बिक नहीं सकता. लेकिन इंडिया ने अभी भी ना ही NSO ग्रुप के ऊपर कोई एक्शन लिया है, ना ही पेगासस के ऊपर कोई एक्शन लिया है. इनफैक्ट ओवरऑल पेगासस से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी हो रही है, ऑथर यहाँ पे बोलना है कि भारत सरकार ठीक तरीके से यहाँ पे जवाब नहीं दे रही है. फिर पेगासस से रिलेटेड राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है. मतलब कुल मिला के भारत सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ऑथर कि भारत सरकार यहाँ पे पेगासस को लेके चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है. अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्ले में आता है. 27 अक्टूबर 2021 को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना साहब, इन्होंने एक 3 मेंबर की इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बना दी. और इस एक्सपर्ट कमेटी का हेड होगा रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या पेगासस का गलत प्रकार से इंडिया के अंदर प्रयोग हुआ है. चलिए भाई, मतलब पेगासस के स्पाइंग के ऊपर अब यहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो चुकी है. अब ये जो इनिशिएटिव है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो ओवरऑल कहीं ना कहीं लोगों के दिलों के अंदर एक, आप कह सकते हो कि भरोसा लेके आएगा हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए कि हाँ भाई, सरकार यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी. तो पहले जिस प्रकार का चिलिंग इफेक्ट था ना कि सरकार कुछ भी कर रही है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, इस चिलिंग इफेक्ट का उल्टा हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सरकार को रिस्पॉन्सिबल कर रही है. सरकार के बारे में ये बोल रहे हैं ऑथर
कि सरकार लगातार पेगासस के सवाल को लेकर शांत है, कुछ भी नहीं बोल रही है। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट नॉन एक्यूज सिटीजन्स के ऊपर स्नूपिंग हुई है, उनके पर्सनल फ्रीडम को वायलेट किया गया है और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सरकार उनको जस्टिफाई कर रही है। मतलब कुल मिला के काफी हद तक सरकार के अगेंस्ट है ये आर्टिकल। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे वायलेट किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। हाँ, किस हद तक अब ये कमेटी सही तरीके से परफॉर्म करेगी नहीं करेगी वो अपने आप में एक अलग बात है। पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से गलत हो रही चीजें, ये व्हाट्सएप कंपनी ने 2019 मई में ही बोल दिया था। मई 2019 में व्हाट्सएप का ये बोलना है कि व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर में पेगासस के जो स्नूपिंग आप कह सकते हो, जो बिट्स हैं वो घुस के स्नूपिंग कर रही है, व्हाट्सएप यूजर्स के ऊपर स्नूपिंग हो रही है। इनफैक्ट जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उसके मिनिस्टर ऑफ लॉ ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई इस प्रकार की स्नूपिंग हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी यहाँ पे रोल में आ गया, सिटीजन लैब भी यहाँ पे रिपोर्ट में आ गया। इन्होंने बोला कि एज ऑफ 15 जून 2020 9 इंडिविजुअल्स इन इंडिया को टारगेट किया गया है, ऐसी कंफर्म्ड रिपोर्ट निकल के आई है। फिर बाद में आप देखोगे कि पेगासस प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट है कंसोर्टियम ऑफ 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उसने जुलाई 18 2021 को रिलीज किया कि 50,000 फोन नंबर्स के ऊपर स्नूपिंग हुई है 45 कंट्रीज में, जिसमें से 3 प्रोमिनेंट इंडियंस के नाम थे। ये इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, पॉलिटिकल पर्सन्स थे, इनके ऊपर स्नूपिंग करवाई गई है। और चूंकि यहाँ पे एनएसओ ग्रुप और इजराइल की सरकार ने बोला कि उन्होंने सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचा है, तो यहाँ पे इल्जाम सीधे सीधे किसके ऊपर आ गया? भारत सरकार के ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेसी या सैक्रोसैंक्ट राइट, थोड़ा बहुत लीगैलिटी में हम लोग घुस रहे हैं। अगर आप बात की जाए तो इंडिया के अंदर प्राइवेसी की स्पेसिफिक राइट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एन इंडिविजुअल हो तो आपको स्पेसिफिक राइट प्राइवेसी का मिलेगा, लेकिन सर्वेलेंस भी अलाउड नहीं है। अनअबेटेड सर्वेलेंस अलाउड नहीं है। प्रॉपर नियम कानूनों को लागू किए बिना, प्रॉपर परमिशन लिए बिना आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इन आर राजगोपाल 1994 कोर्ट में साफ साफ ये बोला था कि भाई देखिए, अनअबेटेड सर्वेलेंस वाज नेवर अलाउड। मतलब अभी तक सरकार को ये राइट नहीं है कि वो किसी भी चेक एंड बैलेंसेस के बिना किसी के ऊपर कैसे भी सर्वेलेंस करे। फिर आप देखोगे विद द लैंडमार्क ऑर्डर इन 2017 बाय द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट द राइट टू प्राइवेसी इज एज सैक्रोसैंक्ट एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड इज इनएलिजिबल टू ह्यूमन डिग्निटी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी जितना ह्यूमन एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, उतना ही उस पर्टिकुलर ह्यूमन की जो पर्सनल प्राइवेसी है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनल प्राइवेसी उसकी डिग्निटी और ऑटोनॉमी के बराबर होती है, और अगर आप उसकी प्राइवेसी वायलेट कर रहे हो मतलब आपकी उसकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के राइट्स को वायलेट कर रहे हो। ये 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है और 1994 में आर राजगोपाल केस में भी बोल चुकी है। और अगर लीगल लैंग्वेज में जाएं तो स्नूपिंग 3 कंडीशंस में अलाउ की जा सकती है। पहली कंडीशन, इस स्नूपिंग को करने के लिए बाय लॉ आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो कोई एक ऐसा स्टैट्यूटरी लॉ होना चाहिए जिसके चलते सरकार को या किसी भी स्नूपिंग करने वाली एजेंसी को यह ऑथोराइज किया गया है कि आप स्नूपिंग कर सकते हो। दूसरा, इट मस्ट बी नेसेसरी। अगर आप स्नूपिंग कर रहे हो तो उस स्नूपिंग को करने की प्रॉपर वजहें होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा, ओनली इफ अदर मीन्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब कि प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको स्नूपिंग करनी है, ठीक है आप कर रहे हो, बट अगर आपके पास उस स्नूपिंग के अलावा कोई और ऐसा अल्टरनेटिव है जिससे करके आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो आप दूसरी चीजें करो, स्नूपिंग मत करो। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत कि स्नूपिंग के अलावा कुछ और करके चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, तो वो करो, स्नूपिंग मत करो। तो ये सब बातें यहाँ पे देखिए बताई गई हैं, समझ गए ना। लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेटली यहाँ पे एक हेड है जिसके बेसिस पे आप स्नूपिंग कर सकते हो, बट उसके लिए एक नियम कानून होना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी क्लियर कट तरीके से वहां पे विजिबल होनी चाहिए। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि कोई पाकिस्तान का स्पाई इंडिया के अंदर है और वो हमारी खबरें बाहर भेज रहा है, तो इस बेसिस पे आप स्नूपिंग करो तो जस्टिफाइड है। लेकिन एक जज कैसे काम कर रहा है, एक अपोजिशन का पॉलिटिकल पर्सन कैसे काम कर रहा है, एक जर्नलिस्ट क्या कर रहा है, इन सब के स्नूपिंग करके सरकार क्या कर रही है, अपने खिलाफ अपोजिशन को खत्म कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी को नहीं बचा रही है। इस तरीके की बातें यहाँ पे एम श्रीधर आचार्य वेलू यहाँ पे कर रहे हैं।
बाकी यही सब बातें इस पूरे के पूरे आर्टिकल में लिखी हुई हैं। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में अब एक एक पॉइंट बताने का मतलब नहीं, वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट, सिविल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे नेशनल सिक्योरिटी का एक्सक्यूज़ दे के जर्नलिस्ट की स्नूपिंग, पॉलिटिशियंस की स्नूपिंग, लॉयर्स की स्नूपिंग। अब ये सब तो पाकिस्तानी एजेंट है नहीं, तो इनकी स्नूपिंग क्यों कर रहे हो? इनकी स्नूपिंग ऑब्वियस सी बात इसलिए कर रहे हो चूंकि ये भारत सरकार के प्रो नहीं है, भारत सरकार के अगेंस्ट बात करते हैं। तो जो भी भारत सरकार के अगेंस्ट बात करता है उसके ऊपर स्नूपिंग करके उसकी पर्सनल फ्रीडम को आप वायलेट कर रहे हो, और इसीलिए पेगासस का पूरा कांड इतना ज्यादा न्यूज में आ चुका है। ठीक है, अब इसके एंड में क्या सही है क्या गलत है ये डिपेंड करता है इस 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये अपनी क्या रिपोर्ट देती है। तो ये था आर्टिकल। अगले आर्टिकल चलते हैं, बैटिंग फॉर एन इंपॉर्टेंट येट मिसअंडरस्टूड स्पीशीज। देखिए आप शाम का समय को इमेजिन करिए, जिस समय पे लोग घरों से, गांव के इलाके की बात कर रहा हूँ, फार्म से, फैक्ट्री से, फॉरेस्ट से काम करके घर पे वापस लौट रहे होते हैं। उसी समय पे होर्ड्स ऑफ विंग्स मैमल दिख जाते हैं, बैट्स कई बार दिख जाते हैं, शाम के समय पे बैट्स नजर आते हैं। लगभग 128 स्पेशीज हैं बैट्स की इंडिया के अंदर। ओवरऑल दुनिया में बैट्स की 1200 स्पेशीज पाई जाती हैं। ये बैट्स आपको ट्रीज में, केव्स में, रॉक्स में, टेम्पल्स में, बिल्डिंग्स में मिल जाएंगे। और बहुत लंबे समय से बैट्स और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कोहैबिट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली बैट्स हमेशा से अलग थे। अब ये एक अलग बात है कि अब बैट्स और ह्यूमंस का जो हैबिटेशन का जो इलाका है वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें बैट्स नॉर्मली नजर आ जाते हैं, जिस प्रकार से हमको सड़कों पे कुत्ते घूमते नजर आते हैं, बिल्लियां घूमती नजर आती हैं, रात के समय पे हमको बैट्स भी नजर आ जाते हैं। मैं तो जिस हॉस्टल में रहता था अपना इंजीनियरिंग के दौरान, वहां पे भी 2-3 चमगादड़ शाम के समय पे दिखे जाते थे। तो ओवरऑल बैट्स और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही साथ रह रहे हैं, और अब उस ज्यादा साथ रहने के चलते में कुछ प्रॉब्लम है। पहले तो हम यहाँ समझते हैं कि बैट्स के फायदे क्या क्या हैं। अगर आप देखो तो रात के समय पे जो बैट्स होते हैं फार्म्स में, फील्ड्स में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में, बहुत सारे एग्रीकल्चर पेस्ट और मॉस्किटोज को खा जाते हैं। तो फार्म्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत से पेस्ट और बहुत से डिजीज कॉजिंग जर्म्स को खा जाना, उनको मार देना, ये पेस्ट का काम है, इन बैट्स का काम है। फिर ये जो बैट्स हैं नेक्टर पीते हैं, फ्लावर्स के पॉलिनेशन में मदद करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे वाइल्ड वैरायटीज ऑफ बनानास, गुआवा, कैशो, मैंगो, फिग, महुआ और इनके जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, वो इसलिए नेचुरली ग्रो कर जाते हैं चूंकि उनकी सीड के डिस्पर्सल में बैट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर थाईलैंड में एक स्टडी दिखाई गई जिसमें पता चला कि पेस्ट बायो कंट्रोल में बैट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर साल थाईलैंड में 2900 टन्स ऑफ राइस, जिसकी कीमत होती है $1.2 मिलियन, और जो कि 26,200 लोगों को सालाना खाना देता है, ओवरऑल इनको मारने वाले जो पेस्ट है ना, उन पेस्ट को बैट्स नेचुरली खत्म कर देते हैं। तो बायो कंट्रोल की तरह ये पेस्ट काम करते हैं जो कि राइस के पौधे को थाईलैंड में बचाते हैं। अगर ये बैट ना हो तो इस 2900 टन ऑफ राइस में बीमारी लग जाए और 26,200 लोगों को कम खाना मिले, $1.2 मिलियन का नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बैट्स कितने काम के हैं। प्लस बैट्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, बैट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स से फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए, क्योंकि इन बैट्स के वेस्ट प्रोडक्ट में नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। और आपको पता है एनपीके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 मेजर फर्टिलाइजर्स होते हैं, 3 मेजर आप कह सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को जरूरी होता है बढ़ने के लिए। फिर आप देखोगे कि ये जो बैट्स हैं ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस को इतना समझा नहीं जाता है। इकोसिस्टम सर्विसेज जो बैट्स की हैं उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन आज की डेट में ये जो मर्स नाम का, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स नाम का ये जो वायरस फैल रहा है, कोविड-19 नाम का जो वायरस फैल रहा है, इन सब वायरस के फैलने में बैट्स रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा लोगों के दिमाग में फैल गया है। अब कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है, लेकिन चूंकि वायरस फैलाते हैं ये बैट्स, ये सोच के आप बैट्स को बिल्कुल एक विलेन मान लो और उनके पॉजिटिव जो इफेक्ट्स होते हैं उन पे ध्यान ही ना दो, वो तो कोई दिमाग की बात नहीं हुई। अगर देखा जाए जब से ये कोरोना वायरस फैला, कोविड फैला, तब से
जब पता करने की कोशिश की गई कि भाई ये कोविड क्यों फैला, तो आधे लोग तो बोले कि चाइना में लोग चमगादड़ खा रहे हैं इसके लिए कोविड फैला। मैं आपको बता दूं इंडिया में भी लोग चमगादड़ खाते हैं। कैसे खाते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं, वो भी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो कुल मिला के जब बीमारी फैलने की बात आई तो पता चला बैट से बहुत बीमारियां फैलती हैं। बैट का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बताया जाता है, तो ये बीमारियां बैट को तो अफेक्ट नहीं कर पाती हैं, लेकिन बैट से अगर किसी और में चली गई उसको अफेक्ट कर देंगी। अब जैसे निपाह वायरस हो गया, हैंड्रा हो गया, अब मारबर्ग हो गया, इबोला हो गया, कोरोना वायरस हो गया, और भी सार्स जैसा, जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स हो गया, मिडिल ईस्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस प्रकार के जो वायरसेस हैं ये बैट से फैलते हैं, ऐसा लोगों के दिमाग में लगा। अभी बैट तो सिक फॉल होते नहीं है, लेकिन बैट रिजर्वायर है इन वायरसेस का। बैट का काफी स्ट्रेसफुल बिजनेस है। जो बैट्स की विंग्स की मूवमेंट है वो बहुत तेज होती है, उसके चलते होता यह है कि बैट्स अपने नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू बहुत सारे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब वो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बैट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत तेज होता है। लेकिन जब बैट स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं तो वो बहुत सारे वायरस की शेडिंग करने लगते हैं, जिसको आप बोलते हो वायरल शेडिंग। और अगर उस वायरल शेडिंग के दौरान आसपास कोई इंडिविजुअल है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो वो ह्यूमन बीइंग उस वायरस को पकड़ लेगा और इन्फेक्ट हो जाएगा, और इससे फैलती हैं बीमारियां। समझ गए? इसीलिए डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बैट्स और ह्यूमंस एक लिमिट से ज्यादा टच में आएंगे तो बीमारी फैलेगी फैलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस क्या है कि बैट्स का जो साइज है उसके हिसाब से जो उनकी एजिंग होती है वो बहुत धीमी होती है। मतलब आप कह सकते हो कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बैट का बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे अलग अलग वायरसेस के रिजर्वायर की तरह होते हैं ये बैट्स। लेकिन जब ये बैट्स खुद स्ट्रेस में आते हैं तब वो इन वायरसेस को छोड़ने लगते हैं, और तब जो फिनोमिना होता है उसको आप बोलते हो वायरल शेडिंग। और उस वायरल शेडिंग के समय पर अगर ह्यूमंस ने उन वायरस को कैच कर लिया तो ह्यूमंस इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? और इन्हीं बैट्स के इसी साइड इफेक्ट के चलते कोविड-19 के बाद बैट्स कितने खतरनाक हो जाते हैं ये हमें पता है। ओके ना? बैट्स बहुत सारे पैथोजेंस को ट्रांसफर करते हैं, ये भी हमको पता है। लेकिन इन पैथोजेंस को ट्रांसफर करने का जो रेट है ना वो बहुत अनयूजुअल है, बहुत रेयर है। ये चीज यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। सुषमा तशैते एंड उमा राधाकृष्णन, ये दोनों लोग यही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए बैट्स को इतना भी आप विलन मत बनाओ जितने वो विलन है नहीं। डेफिनेटली बैट्स में बहुत सारे पैथोजेंस का रिजर्वायर है, बहुत सारे वायरसेस का रिजर्वायर है, और ये वायरसेस लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बैट्स इन्फेक्ट ही करते रहते हैं। जब बैट्स स्ट्रेस में आते हैं तब वो वायरल शेडिंग करते हैं, तब वो ह्यूमंस इन्फेक्ट होते हैं, और ओवरऑल ये बहुत अनयूजुअल और बहुत रेयर होता है। लेकिन चूंकि अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपने चारों तरफ के लैंडस्केप्स को बहुत बुरी तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, लैंड को क्लियर किया जा रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो कुल मिला के जो बैट्स के ट्रेडिशनल होम्स थे वहां पे ह्यूमंस घुस रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अब कोहैबिटेशन के चांसेस बैट्स के बीच में और ह्यूमंस के बीच में ज्यादा है, और ज्यादा कोहैबिटेशन होगा तो ज्यादा चांसेस बनेंगे स्पिल ओवर के। बैट्स के जो वायरसेस हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूमंस के अंदर जा सकते हैं, इसके चांसेस बढ़ेंगे, और जब इसके चांसेस बढ़ेंगे तो ओवरऑल बैलेंस भी यहाँ पे बिगड़ेगा। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बैट्स को इंडिया में मार के नहीं खाया जाता है। चाइना वालों को हम लोगों ने चमगादड़ खाने वाला बोल दिया, बट इंडिया में भी खाया जाता है ओवरऑल बैट्सों को। बहुत सारे इंडिजीनियस लोग हैं जो पहले से ही बैट्स की हंटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप नागालैंड में जाते हो तो बॉम्ब क्लैन नाम के कुछ लोग हैं, वो ट्रेडिशनली एनुअल बैट हार्वेस्ट करते हैं। तो मिमी नाम की जगह पे अगर कोई केव होगी जहां बहुत सारे बैट होंगे, तो उस केव के अंदर आग सी लगा देंगे, धुआं सा फैला देंगे, तो क्या होगा कि रात के समय पे बहुत सारे बैट्स भागने लगेंगे। जब ये बैट्स भागने लगते हैं तो उनको मार देते हैं ये लोग कंजम्पशन के लिए। जब मारते हैं तो उस समय बहुत सारे बैट्स इन लोगों को काट लेते हैं, इनको स्क्रैच करते हैं, बट उसके बावजूद भी इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बैट्स के इंटरफेस के चलते बीमारियां देखने को नहीं मिली हैं। प्रॉपर इन बॉम्ब कैंप के लोगों के ऊपर रिसर्च करवाई है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने, ठीक है, जो कि एक एडेड सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। तो ये जो बैट्स की माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है और ओवरऑल ये जो बैट्स का और जो बॉम्ब कैन है नागालैंड की, इसके बीच का जो इंटरैक्शन है, उस इंटरैक्शन के चलते जेनेटिक प्रेवलेंस को जब स्टडी किया गया तो जो माइक्रोबियल रिस्पॉन्स है बैट्स का और ह्यूमंस का किसी एक्सटर्नल पैथोजन की वजह तरफ, उसमें कुछ आप कह सकते हो कि एक सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिला है। जो बैट्स का रिस्पॉन्स होता है किसी माइक्रोबियल
पैथोजन की तरफ और जो ह्यूमंस का रिस्पॉन्स होता है वो काफी हद तक एक जैसा देखने को मिल रहा है। मतलब ऑलरेडी ह्यूमंस और बैट्स के बीच में काफी इंटरजेनेटिक, आप कह सकते हो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी आ चुकी है। कुछ हद तक जो बैट्स के पैथोजेंस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, हल्का फुल्का ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स ह्यूमंस के अंदर भी आ चुका है। लेकिन अब ओवरऑल बैट एक अलग स्पेशी है, ह्यूमंस एक अलग स्पेशी है। तो आगे आने वाले समय में ये बात तो तय है कि जितना ज्यादा बैट्स और ह्यूमंस का इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा बैट्स की तरफ से वायरल शेडिंग भी होगी, उसमें देखिए कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी के लिए बैट्स और ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्शन है, नहीं है बट जितना इंटरेक्शन है बीमारियां उतनी नहीं फैलती हैं, क्योंकि हर बार अगर बैट्स और ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है तो बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन अगर बढ़ते ये जो आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जितना ज्यादा हम बैट्स के इलाकों में घुसेंगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा बैट्स के ऊपर स्ट्रेस आएगा। जितना ज्यादा बैट्स के ऊपर स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा वो वायरल शेडिंग करेंगे, उतना ज्यादा ह्यूमंस इन्फेक्ट होंगे। इसीलिए हम लोग बैट्स से अपने इंटरेक्शन को कम कर सकें, ये बहुत जरूरी है। और ये हम कैसे करेंगे? तो जो लोग बैट्स खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं वो बैट्स ना खाएं। ओवरऑल हम वो फ्रूट्स ना खाएं जिनको ऑलरेडी बैट्स चबा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं पेड़ के ऊपर जिनको ऑलरेडी बैट चबा रखे होते हैं। अब ऑलरेडी एक फ्रूट समझ के ह्यूमन उसको खाएगा, बैट ने उसको पहले ही खा रखा है, तो बैट के फ्लूइड्स बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं और हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे लैंड यूज चेंज को हम लोग रिवर्स करें, जिसके चलते हमारा बैट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हमारा बैट्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो बैट्स की बीमारियां भी हमारे शरीर के अंदर आएंगी। तो ये सब बातें यहाँ पे देखिए बताई जा रही हैं। जिस प्रकार से हम लोग इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, बैट्स भी डिपेंडेंट है। और हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि बैट्स का जो इकोसिस्टम सर्विसेज में रोल है वो बहुत पॉजिटिव है। तो बैट्स को एलिमिनेट नहीं करना है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हेल्थ पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बैट्स के साथ हमें अपने इंटरेक्शन को कम करना है। और हो सके तो जहां पे बैट्स नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके डोमेन में आप कम जाइए, उनके साथ अपने पर्सनल इंटरेक्शन को कम करिए। ओवरऑल डेली के बेसिस पे एक सस्टेनेबल प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स और बायोडाइवर्सिटी की बात करो, जिससे बैट्स अपने हैबिटेट में खुश रहें, हम अपने हैबिटेट में खुश रहें, बैट्स अपनी पॉजिटिव इकोसिस्टम सर्विसेज को पूरा करते रहें और हम उनको खा पी के कोविड-19 जैसी चीजों को अपनी तरफ ना खींचें। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। क्योंकि देखिए डेली के बेसिस पे जो इंटरेक्शन है बैट्स और ह्यूमंस का, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम इन्फेक्ट होते रहेंगे, लेकिन हम एक लिमिट से ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है एक्सेप्शन टू द रूल allowing yearly extension to the heads of CBI and ED will compromise their autonomy। तो दो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का चीफ और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का चीफ, जिसको 2 साल का टेन्योर होता था, अब उसके टेन्योर को 5 साल में किया जा सकता है, बशर्ते हर साल के एंड पे एक एक साल के एक्सटेंशन दिए जाएंगे। एक एक साल के 3 एक्सटेंशन, तो टोटल 2 साल का टेन्योर 5 साल का हो सकता है। मतलब एक सीबीआई का चीफ या ईडी का चीफ अपने 2 साल के टेन्योर को 5 साल का बना सकता है, लेकिन बनाने की ताकत है केंद्र की सरकार के पास। जजमेंट, ये आर्टिकल यहां यही बोल रहा है। आर्टिकल बोल रहा है कि आप सोचो, अगर किसी सीबीआई की चीफ को पता है कि 2 साल के बाद 5 साल को उसको अपना टेन्योर करवाना है और करने की ताकत केंद्र की सरकार के पास है, तो फिर वो सीबीआई का चीफ तो केंद्र की सरकार के हिसाब से काम करेगा। क्योंकि अगर वो केंद्र की सरकार उसके 2 साल के टेन्योर को 5 साल का कर सकती है तो वो तो ज्यादा लंबे समय तो कुर्सी पर बैठना ही चाहेगा। तो ये चीज इन एजेंसीज की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाती है। कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के? विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या बोला था कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसीज के हेड के 2 साल का मिनिमम टेन्योर होना चाहिए और ये 2 साल का मिनिमम टेन्योर बीच में नहीं तोड़ा जा सकता। तो मान लो केंद्र की सरकार के साथ सीबीआई चीफ की नहीं बन रही है, तो सीबीआई की चीफ के 2 साल पूरे किए बिना उसको उसकी कुर्सी से नहीं हटा सकती केंद्र की सरकार। लेकिन अब केंद्र की सरकार के पास ताकत है कि 2 साल से बढ़ा के टेन्योर 5 साल कर सकती है। अब जिसको ज्यादा का टेन्योर चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है केंद्र सरकार की सारी बातें मानने लगेगा। तो ये इन एजेंसीज की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट जाता है। एक और खास बात यहाँ पे कही जाती है, ये जो एक्सटेंशन है ना, ये सुपर इनोवेशन को भी बढ़ा देगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में आपकी रिटायरमेंट एज है 60 साल। अब आप 59 ईयर्स पे मान लो सीबीआई के चीफ बनाए गए या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ बनाए गए, तो 60 साल की उम्र पे आपको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ईडी या सीबीआई की चीफ की जो मिनिमम अपॉइंटमेंट है वो 2 साल की है, तो फिर आप 2 साल से पहले नहीं हटाए जाओगे, मतलब आप 61 साल पे रिटायर करोगे।
अगर आप 59 पर अपॉइंट किए गए तो आप 61 पे रिटायर हो गए, तो मतलब आपका सुपर एनुमेशन ऑटोमेटिकली 1 साल के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो लोग तो जल्दी रिटायर वैसे भी नहीं होना चाहते हैं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, सोचिए आपने किसी डिपार्टमेंट में आप आईएएस बने, आपने आईएएस की तरह पूरी सेवा की, 60 साल की उम्र पे आप रिटायर हो गए, आप रिटायर होना चाहोगे? 60 साल की उम्र पे ज्यादातर लोग फिट रहते हैं, वो और 64 65 66 साल तक काम कर सकते हैं, तो वो रिटायर होना चाहते नहीं है, बट नियम कानून है तो रिटायर होना पड़ता है। तो अगर आप सीबीआई या ईडी के चीफ हो और चीफ बनाए गए हो 59 उम्र ईयर्स की एज में, और ओवरऑल 2 साल का आपका टेन्योर है, तो आप 61 पे ही छोड़ोगे अपनी कुर्सी, मतलब 1 साल ऑटोमेटिकली आपको एक्सटेंशन मिल गया यहाँ पे। तो ये चीज तो फेवर में जा रही है ना। अब मान लो कोई 59 की उम्र पे अपॉइंट हुआ और 2 साल का उसको टेन्योर मिला है और 3 एक्सटेंशन मिल गए, तब वो रिटायर कितने पे होगा? 64 पे होगा। मतलब उसकी 60 साल की रिटायरमेंट एज 64 पे बदल गई। तो इतने फेवर्स पाने के लिए ये जो ईडी और सीबीआई के चीफ हैं, वो हर बात मानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जब वो हर बात सेंट्रल गवर्नमेंट की मानेंगे तो वैसे भी सीबीआई पे, एनआईए पे और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे आज की डेट में इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि अब इन चीफों को लगेगा कि भाई सरकार के हिसाब से चले तो हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा, ज्यादा समय तक कुर्सी पर बैठेंगे। अगर बात की जाए अभी के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एसके मिश्रा साहब की, नवंबर 2018 में 2 साल के लिए अपॉइंट हुए थे, फिर 13 नवंबर 2020 को इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। इस एक्सटेंशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आप कह लो इंक्वायरी चली गई, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन एक्सटेंशन बहुत आप कह लो कि इमरजेंसी कंडीशंस में ही दो, और जहां पे सुपर एनुवेशन की एज आ गई है वहां तो आप बिल्कुल ही एक्सटेंशन मत दो। अगर दे रहे हो तो बहुत ही ज्यादा आप कह लो इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो ये एक्सटेंशन दो। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा बोला जा रहा है कि शायद मिश्रा साहब को यहाँ पे एक्सटेंशन ना मिले, बट आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान 59 ईयर्स या 58 ईयर्स का हो, उसको सीबीआई में अपॉइंटमेंट मिले और उसको सालाना 1-1 साल का एक्सटेंशन मिलते रहे, तो वो 63 या 64 साल की उम्र पर रिटायर हो, जबकि उसकी सुपर एनुवेशन की जो एज है वो 60 साल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपको सीबीआई के अंदर या ईडी के अंदर एक्सटेंशन मिलता है और अगर आपकी सुपर एनुवेशन की एज आ चुकी है, तो एक्सटेंशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर मिलना चाहिए। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के चीफ को जो एक्सटेंशन देने की ताकत केंद्र की सरकार के पास आ रही है, इस ताकत को बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस्तेमाल किया जाए, एक्सेप्शनल सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाए, ऐसा यहाँ पे इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आर्टिकल वैसे यही बोलता है कि अगर इस प्रकार की ताकत केंद्र की सरकार के पास आती है तो इस प्रकार की ताकतों के थ्रू केंद्र की सरकार सीबीआई और ईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरनल ऑटोनॉमी एफिशिएंसी को बहुत हद तक वायलेट कर जाएगी। जो भी इन कुर्सी पर बैठे हैं वो अपने एक्सटेंशंस के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जो केंद्र की सरकार बोलेगी वो करेंगे। तो जरूरी यहाँ पे यह है कि आप एक फिक्स्ड टेन्योर दो, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे वो 4 साल का हो, और इस फिक्स्ड टेन्योर के दौरान ओवरऑल केंद्र की सरकार की ताकत नहीं होनी चाहिए इनको हटाने की। बाद में इनको रिटायर करो, दूसरे को अपॉइंट करो। अगर बाद में एक्सटेंड करने की ताकत केंद्र की सरकार के पास आ जाएगी तो अपने फिक्स्ड टेन्योर के दौरान ये केंद्र की सरकार के हिसाब से काम करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में इनको एक्सटेंशन मिल जाए। तो कुल मिला के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को तोड़ने की कोशिश की गई। कहां पे कोशिश की गई तोड़ने की? विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर तो यहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या होता है? सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट किसी एक पोस्ट पे सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से कर रही है और अपनी मर्जी के हिसाब से उसको हटा रही है, तो उसको बोला जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। 2 साल का मिनिमम अपॉइंटमेंट देके इसी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये 3 एनुअल एक्सटेंशंस देके इसी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। ये आर्टिकल यहां पे बोल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं द ईयू रोल इन द इंडो पैसिफिक। भाई चाइना असर्टिव हो रहा है, यूएस चाइना इस समय पे 2 ट्रेड ऑफ मतलब 2 पिलर्स ऑफ पावर बन रहे हैं। अब इसके बीच में ईयू का यहाँ पे क्या रोल है? 2-3 प्लेयर्स यहाँ पे और है। एक क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए, ये भी इंडो पैसिफिक के साथ एसोसिएट करता है। एक ऑकस बना है, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंडो पैसिफिक के साथ डील करता है। अब दुनिया में एक तरफ चाइना है, एक तरफ यूएसए, ये छोटी छोटी ग्रुपिंग्स बन रही है। यहाँ पे ईयू का क्या रोल निकल के आता है? यूरोपियन यूनियन का क्या रोल निकल के आता है? अगर यूरोप का एशिया के साथ कनेक्ट देखा जाए तो पुराना और स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है।
ओवरऑल नेशनल और रीजनल पर्सपेक्टिव से यूरोप और एशिया के अंदर बहुत कॉमन आप कह सकते हो गोल्स हैं। रिसेंटली यूरोप ने वियतनाम के साथ एक मल्टीलैटरल ट्रेड डील भी साइन की है। कुछ इस प्रकार की डील्स इंडिया के साथ भी साइन होने की बातचीत चल रही है, लेकिन फाइनल न्यूएंसेस डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी ट्रेड डील फाइनलाइज हो नहीं पा रही। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यूरोप के लिए एशिया कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस बात से पता चलता है कि 2018 से लेकर अब तक फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, यूके ये अपनी इंडो पैसिफिक की स्पेसिफिक पॉलिसी अनाउंस कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन भी जानता है कि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एशियन इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और चाइना का एग्रेसिवनेस लॉन्ग टर्म में यूरोपियन यूनियन के लिए खतरनाक है। लेकिन कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जो कि ये जानती हैं कि जरूरी है चाइना का आगे बढ़ना, चूंकि उनको चाइना से बहुत सारा पैसा मिल रहा है। इसमें एक कंट्री आती है इटली। इटली की इकोनॉमी तो इस समय पे चाइना के सामने गिरवी हो रखी है, इतना पैसा उठा रखा है इन्होंने चाइना से। अब उस बीच में ये चाइना लेड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी आगे आ गई, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन की बादशाह थोड़ी कम हो सकती है। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करोगे तो रिसेंटली ही काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ने अनाउंसमेंट किया। अप्रैल में इनकी कुछ इनिशियल पॉलिसी कंक्लूजन्स आए और यहां पे इन्होंने रिलीज किया एक डॉक्यूमेंट, ईयू स्ट्रेटजी फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। तो ये जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, इसने 16 सितंबर को एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, ईयू स्ट्रेटजी फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट में यूरोपियन यूनियन का क्या स्टैंड निकल के आ रहा है कि भाई यूरोपियन यूनियन और इंडो पैसिफिक तो नेचुरल पार्टनर रीजन्स हैं। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन बहुत सारे इंडियन ओशन के छोटे छोटे स्टेट्स में एक मेजर रोल प्ले करता है। एशियान के साथ अच्छे रिश्ते हैं ईयू के, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं। आगे आने वाले समय में इस पूरे इंडियन एशियन के रीजन में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट किया जाए, ये यूरोपियन यूनियन के फेवर में है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट किया जाए, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया जाए, ट्रूली इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग को इंप्लीमेंट किया जाए, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर ठीक तरीके से काम कर सके, ह्यूमन राइट्स का इंप्लीमेंटेशन हो, डेमोक्रेसी के हिसाब से काम हो। ये सब चीजें यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं। अब जब यूरोपियन यूनियन के डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें लिखी हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है चाइना का जो इस समय पे कन्फ्रंटेशनल टैक्टिक्स है वो चल नहीं पाएगी। उसके साथ साथ कुछ बातें और यहाँ पे बताई गई हैं। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है यूरोपियन यूनियन का, ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन ट्रांजिशन, ओशन गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, पार्टनरशिप, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, डिफेंस की बात करता है। और इन सारे आप कह लो कि डोमेन्स में ऑब्वियस सी बात है, आप कह लो कि चाइना एक रोड़े की तरह सामने आएगा। अब यहाँ पे कुछ और कंसर्न्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप ऑकस की बात करो, ठीक है, तो ऑकस एक ऐसे ग्रुप की तरह देखा जा रहा है जो कि एंटी चाइना है, लेकिन बहुत हद तक ऑकस के साथ ईयू का एंगेजमेंट मुश्किल है, क्योंकि ऑकस बना था फ्रांस को धोखा देके। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का जो ग्रुपिंग बनी, ये तब बनी जब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की सबमरीन डील को छोड़ दिया। तो फ्रांस ने ऑकस नाम की इस ग्रुपिंग को एक धोखा माना है। तो अब ईयू के लिए ऑकस के साथ इंगेज करना मुश्किल है, क्योंकि ईयू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्टनर है फ्रांस। तो फ्रांस यहाँ पे नाराज हो जाएगा अगर यूरोपियन यूनियन यहाँ पे एक लिमिट से ज्यादा ऑकस के साथ इंगेज करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के सामने प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज को लेके मसला है। क्या मसला है? यूरोपियन यूनियन में कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कि ये सोचती हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है और हमें चाइना से आने वाले फाइनेंसेस की जरूरत है। बहुत सारी कंट्रीज जानती हैं कि चाइना एक लिमिट से ज्यादा एग्रेसिव है और इसकी जो एग्रेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म में यूरोपियन यूनियन के लिए और ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए फेवर में नहीं है। तो कुल मिला के यूरोपियन यूनियन में चाइना को लेके क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए, इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो डिसेंशंस हैं। तो एक इनकी अप्रोच सामने निकल के नहीं आ पा रही है। अगर आप इंडिया ईयू पार्टनरशिप की बात करो तो रिसेंटली इंडिया ईयू लीडर्स मीटिंग हुई मई 8 को। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग हुई जिमनिच में, स्लोवेनिया में। फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 3 सितंबर को और यहाँ पे बात की गई कि हम अर्ली कंक्लूजन करेंगे एक एम्बिशियस और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट का, लेकिन अब तक ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करवाना ना केवल यूरोपियन यूनियन के लिए, इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि यूरोपियन यूनियन की एक कंट्रीज इंडियन मार्केट तो खोलना चाहती हैं यूरोप के प्रोडक्ट्स के लिए, बट ओवरऑल इंडिया को बहुत ज्यादा कंसेशंस ड्यूटी में देना नहीं चाहते।
इसलिए इंडिया भी यहाँ पे फाइनलाइज करने से पहले थोड़ा घबरा रहा है। तो कुल मिला के ऐसी यहाँ पे बहुत सी बातें बोल रखी हैं। यूरोपियन यूनियन को बहुत से फैसेट से इंडो पैसिफिक के रीजन को अप्रोच करना पड़ेगा। चाइना के साथ रिश्ते कैसे रखने, प्लस यहाँ पे एक असर्टिव रशिया भी आ रहा है। अगर आप ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन में चले जाओ तो यूक्रेन और रशिया की तो सीधी सीधी लड़ाई के आसार बन रहे हैं। और यूक्रेन चूंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है तो रशिया एक एडवर्सरी बन के आ रहा है यूरोप का, और रशिया इस समय पे चाइना के खेमे में, तो वो एक फैक्टर भी यूरोप का चाइना के अगेंस्ट चला जाता है। वहीं पे यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्री चाइना की फाइनेंसेस चाहते हैं। वहीं पे इंडो पैसिफिक में चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूरोप की बहुत सी कंट्री काम कर रही हैं। अब ऑकस के साथ पूरी तरीके से इंगेज करके एक एंटी चाइना स्टांस लो तो फ्रांस नाराज हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे डिसेंशंस हैं, और इन डिसेंशंस का कोई फाइनल आउटकम या कोई फाइनल अल्टरनेटिव अभी निकल नहीं पा रहा है। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपने इस एडिटोरियल डिस्कशन को खत्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाना। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।